हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज आपको फ्रेंड्स मैं इसमें बताऊंगी भारतीय इतिहास के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको लूसेंट का जीके जीएस पढ़ा रही हूं, जिसमें कि फ्रेंड्स मैंने आपको इतिहास यानी कि हिस्ट्री का प्राचीन भारत का फ्रेंड्स जो है, प्राचीन भारत का इतिहास के कौन कौन से स्रोत थे, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछे जाने थे, मैं सभी आपको करा दी हूँ। और जो आपकी क्लास है फ्रेंड्स, ये तो आप सभी को पता है ना, बीपीएससी के लिए ऑल टीचर्स एग्जाम के लिए चल रही है। ठीक है, कोई भी आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपका जो है हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, आधुनिक भारत हो गया, विश्व का इतिहास हो गया, ये सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक एक करके आपको सब कुछ पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने प्राचीन भारत जो है क्लास कंप्लीट हो गया है। और आज की क्लास में फ्रेंड्स मेरा जहाँ तक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स मुगल साम्राज्य के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया भक्ति आंदोलन के बारे में। तो भक्ति आंदोलन के बारे में जितने भी भक्ति से रिलेटेड जितने भी हमारे दार्शनिक थे या फिर जितने भी हमारे गुरु थे, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो देखिए, जो है मैंने आपको बताया, जो भक्ति कवि संतों को क्या कहा, संत कहा जाता था, और उनके क्या थे, दो समूह थे। और ये जो आपका भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई थी। ठीक है, जो कि तमिल क्षेत्र के कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई थी। ठीक है, और देखिए मैंने इसमें आपको क्या क्या बताया, भक्ति आंदोलन के कौन कौन से संत के बारे में मैंने आपको बताया है। तो देखिए, रामानुजाचार्य के बारे में मैंने मुझको बताया कि ये कौन से भगवान के भक्त थे और इनका जन्म कब हुआ था। तो ये जो फ्रेंड्स रामानुजाचार्य थे, इनके बारे में मैंने आपको बताया कि इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको रामानंद के बारे में बताया, फिर मैंने आपको कबीर के बारे में बताया, और उसके बाद फिर मैंने आपको गुरु नानक, चैतन्य स्वामी हो गए, और श्रीमद वल्लभाचार्य हो गए, गोस्वामी तुलसीदास, धन्ना, मीराबाई, रेदास, शंकरदेव, दादू दयाल सिंह। तो इन सब चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स, इस जितने भी संत थे सभी संतों के बारे में मैंने आपको बताया कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ कैसे हुआ था, और इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कैसे की थी, इनको भक्ति की प्राप्ति किस प्रकार से हुई थी, भक्ति आंदोलन में किस प्रकार से इनका सहयोग रहा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको बता रही हूँ मुगल साम्राज्य। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, मुगल साम्राज्य क्या दिया गया है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। और बाबर एक उत्तराधिकारी मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत क्या हुआ, शासक को बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, बाबर जो है 1526 से 1530 ईस्वी में। अब देखिए, बाबर का जो शासन काल रहा 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। तो देखिए, बाबर का जो जन्म है वो फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था, और इनके पिता का क्या नाम था, उमर शेख मिर्जा। फरगान नामक छोटे राज्य के शासक थे बाबर। देखिए फ्रेंड्स, जो है बाबर फरगान की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, क्योंकि इनके पिता जो उमर शेख थे वो फरगान नामक छोटे से गांव के शासक थे। तो उनका जो बेटा यानी कि फरगान, बाबर जो है फरगान की गद्दी पर कब बैठा था, तो 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, जो बाबर होता है, बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। ठीक है, ये 4 क्या थे, इनके पुत्र थे। किसके, बाबर के 4 पुत्र थे। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया जो प्रथम अभियान था वो 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बजोरा और मेरा, ठीक है, बजोरा और भेरा को अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, बजोरा और भेरा को क्या किया था, अपने अधिकार में कर लिया था। ओके, तो यहाँ तक आई हो फ्रेंड्स, आप सभी को समझ में आया। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ पानीपत के युद्ध के बारे में। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, पानीपत के युद्ध के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। और उसके बाद जो उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने क्या किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। इसके बाद कह रहे हैं बाबर द्वारा लड़े गए प्रथम युद्ध कौन कौन से थे। तो देखिए, बाबर ने जो इन्होंने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी थी, कौन कौन से युद्ध किए थे। तो पहला जो युद्ध था पानीपत का युद्ध था, दूसरा इनका खानवा का युद्ध था, तीसरा चंदेरी का युद्ध, और चौथा क्या था, घाघरा का युद्ध। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए, क्योंकि इससे हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, और बीपीएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आया है, क्योंकि अभी मैं जल्दी ही आपका जो है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है,
तो देखिए मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें। देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, तो ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। और इसमें किसके किसके मध्य हुआ था, तो फ्रेंड्स इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें क्या होता है बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। इसके बाद नेक्स्ट इनका जो युद्ध होता है खानवा का युद्ध, वो होता है फ्रेंड्स 17 मार्च 1527 ईस्वी में, जो कि राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है। इसमें भी क्या होता है, बाबर जो होता है वो जीत जाता है और राणा सांगा हार जाता है। इसके बाद वो तीसरी युद्ध करते हैं कब, चंदेरी का युद्ध। तीसरा युद्ध क्या था इनका, चंदेरी का युद्ध, जो इन्होंने 29 जनवरी 1528 ईस्वी में किया था। और ये भी युद्ध इनके किसके किसके मध्य हुआ था, तो मैदानी राय और बाबर के मध्य में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था और मैदानी राय क्या हुआ था, हार गया था। अब देखिए इन्होंने 4 युद्ध लड़े, चारों युद्ध में क्या हुआ है, ये बाबर जो है इन्होंने ही हमेशा सफलता प्राप्त की। लास्ट इनका युद्ध था चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध, जो कि हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ था, तो अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था और अफगानों की क्या हुई थी, हार हुई थी। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी जो है फ्रेंड्स मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। लेकिन क्या हुआ था, जो इब्राहिम लोदी जो है वो मध्यकाल का प्रथम शासक ऐसा था जो युद्ध स्थल पर मारा गया था। ठीक है, और इसके साथ उसका मित्र जो था ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया था। इसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत ने अपने परिवार विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। ठीक है, हुमायूं को जो कोहिनूर हीरा मिला था फ्रेंड्स, वो ग्वालियर के जो दिवंगत राजा थे विक्रमजीत के परिवार से इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये जो कोहिनूर वाला हीरा है फ्रेंड्स, इसके भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चांसेस है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट कह रहा है खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो देखिए जब खानवा का युद्ध होने के बाद जब वो जीत गया था तो उसके बाद उसने क्या किया, बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, इसके बाद चलिए मैं आपको बताती हूँ 30 जनवरी को क्या हुआ था। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी, तो आगरा में हुआ था इनकी मृत्यु। और कितने वर्ष में हुई थी, तो 48 वर्ष के थे उस टाइम। और किस दिन हुई थी, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थल पर दफनाया गया था। बाबर ने क्या किया, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। इसके बाद जो अब्दुल रहीम खान खाना थे फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे और तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहातों में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये जो है 4 बाग कहलाते थे। ठीक है, तो 4 बाग बनाने की जो परंपरा शुरू हुई थी वो अकबर के समय से शुरू हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, किसके समय से शुरू हुई थी, तो अकबर के समय से शुरू हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं बाबर को मुहैया नामक पद शैली का भी जन्मदाता कहा जाता है। बाबर जो थे फ्रेंड्स, बाबर प्रसिद्ध नक्शीदार सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। नेक्स्ट कह रहा है बाबर का उत्तराधिकारी कौन था, हुमायूं हुआ। बाबर का जो उत्तराधिकारी था कौन था, हुमायूं हुआ। अब देखिए मैं आपको यहाँ बताऊंगी हुमायूं के बारे में, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको बताया, अभी तक मैंने आपको मुगल साम्राज्य का बताया, तो मुगल साम्राज्य के जो फ्रेंड्स संस्थापक कौन थे, बाबर। तो बाबर के बारे में मैंने सारी जीवन परिचय आपको बता दिया, उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में किया। ठीक है, और जो मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे, बाबर ही थे। ठीक है, तो बाबर का जन्म मैंने आपको बता दिया 1483 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता कौन थे, उमर शेख मिर्जा फरगान नामक छोटे से गाँव में शासक थे। तो बाबर फरगान जो था, बाबर जो है वो फरगान की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा। फिर उसके बाद जो बाबर था उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, हुमायूं हुआ। अब देखिए हुमायूं के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो हुमायूं देखिए फ्रेंड्स 1530 से 1556 ईस्वी तक हुमायूं का राज रहा। तो यहाँ पे कहते हैं नसरुद्दीन हुमायूं जो है वो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं क्या था, बादशाह या सूबेदार था। ठीक है, ये जो है बादशाह जो है बैठने से पहले जो गद्दी पे नहीं बैठा था, इससे पहले वो क्या था, बादशाह या फिर सूबेदार था। अपने पिता के निर्देशों के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। इसने कामरान को काबुल और कंधार मिर्जा अस्करी को
संभाल मिर्जा हलिंद को अलवर एवं मेवाड़ की जगीरें दे दी थीं और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को इन्होंने हुमायूं ने बादशाह प्रदेश दिया था। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीप पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। और इसके बाद जब ये दीप पनाह नामक स्थान की स्थापना कर दी 1533 ईस्वी में, इसके बाद जो 6 साल बाद क्या होता है, चौसा का युद्ध होता है। चौसा के युद्ध में क्या होता है फ्रेंड्स कि 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। जो चौसा का युद्ध था वो 25 जून 1539 ईस्वी में हुआ था और शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में जो शेर खां था वो जीत रहा था और इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की थी। शेर खां ने शेर शाह की क्या की थी, पदवी ग्रहण की थी। उसके बाद कहते हैं कि बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ और शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है कि बिलग्राम युद्ध में क्या हुआ था। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया था। जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था उसके बाद जो हुमायूं था वो कहाँ चला गया था, वो सिंध चला गया था, जहाँ उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसे निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासित ने समय हुमायूं ने हिंदाला के आध्यात्मिक गुरु फारसीवासी सिया मीरा बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री जो है हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया था। अब निकाह करने के बाद क्या होता है, जो हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। जो हमीदा बानो थी उन्हीं से क्या होता है, अकबर जो है अकबर जैसे सम्राट का जन्म होता है। और 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पूना दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है। जैसे पहला उन्होंने जो युद्ध लड़ा था देवारा में, जो कि 1531 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा युद्ध उन्होंने लड़ा था चौसा में, जो कि 1539 ईस्वी में। इसके बाद उन्होंने जो युद्ध लड़ा था वो था बिलग्राम युद्ध, जो कि 1540 ईस्वी में लड़ा था। इसके बाद उन्होंने सरहिंद का युद्ध लड़ा था, जो 1555 ईस्वी में लड़ा था। ठीक है, ये 4 युद्ध किसने लड़े थे, तो हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख 4 युद्ध हैं। किसके द्वारा फ्रेंड्स, हुमायूं द्वारा। तो हुमायूं द्वारा जो लड़े गए जो युद्ध है फ्रेंड्स, ये काफ़ी कम पूछा गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला प्रश्न है बनता है आपका एग्जाम में, वो पूछा जाता है फ्रेंड्स बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं। तो वो मैंने युद्ध आपको इसके पहले बता दिया है। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का द्वितीय युद्ध, चंदेरी का तृतीय युद्ध और घाघरा का चतुर्थ युद्ध। चारों युद्धों में क्या हुआ था, बाबर जीत गया था। और उनके साथ जिन्होंने भी लड़ाई की, पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी लड़ाई किए थे उनके अपोजिट में, तो वो हार गए थे। सेकंड बार में राणा सांगा ने लड़ाई की थी तो वो भी हार गए थे। थर्ड बार में मैदानी राय ने लड़ाई की थी तो वो भी हार गए थे। और फोर्थ बार में, चौथी बार जो लड़ाई हुई थी घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में, उसमें अफगानों के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, जिसमें अफगान भी क्या हुए थे, हार गए थे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बाबर का ही जो फ्रेंड्स पुत्र था कौन था, हुमायूं था। ठीक है, और हुमायूं का जो पुत्र था कौन था, अकबर था। तो देखिए यहाँ पे बात होती है 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी फ्रेंड्स, ये जो पुस्तकालय में शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी, हुमायूं की। और हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहता था। ये फ्रेंड्स किसने कहा था, ये एक फेमस लेन पूल थे इतिहासकार, इन्होंने कहा था। ठीक है, इसके बाद कहते हैं हुमायूं नामा की जो रचना है वो गुलबदम बेगम ने किया था। गुलबदम बेगम ने क्या किया था, हुमायूं नामा की रचना की थी। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं हुमायूं जो था वो ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। ठीक है, हुमायूं किस में विश्वास रखता था, ज्योतिष में विश्वास रखता था। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे हुमायूं जो है वो ज्योतिष में विश्वास रखता था। वो 7 सप्ताह में जो 7 दिन होते थे, 7 दिन क्या करता था, वो अलग अलग रंग के कपड़े पहनने का नियम बना था। अब इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स शेरशाह सूरी। तो शेरशाह के बारे में बात करेंगे। शेरशाह जो है फ्रेंड्स 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। तो देखिए हम बात करते हैं एक एक करके इनके बारे में। तो सूर जो है, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। अब शेरशाह जो है फ्रेंड्स, शेरशाह का जन्म जो है 1472 ईस्वी में बजवाड़ा
होशियारपुर में हुआ था और इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था और यह सूर्यवंश से संबंधित था। इनके पिता क्या नाम था? हसन खां थे, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। ठीक है, जो इनके पिता थे हसन खान, वो कहाँ के थे? वो जौनपुर राज्य के अंतर्गत जो सासाराम आता है वहाँ के क्या थे? जमींदार थे। अब इसके बाद जो फरीद हैं, फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार में मार दिया था। फरीद ने क्या किया था? एक शेर को, जो एक शेर रहता है उसको क्या करते हैं? तलवार के एक ही वार से मार दिए थे। फिर उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक जो थे सुल्तान ने मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दे दी थी। तो शेर शाह का नाम क्या हो गया था? शेर खान हो गया था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? शेर शाह बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। किसका, कौन सा युद्ध हुआ था फ्रेंड? शेर शाह का बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ था? वो दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। फिर क्या करता है? जो शेर शाह की मृत्यु के बाद, शेर शाह की मृत्यु जो है वो कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी में हो गई थी और मृत्यु के समय उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चल रहा था। ठीक है, उक्का नाम का जो है आग्नेयास्त्र चल रहा था। उसी समय पे क्या हुआ था? शेर खां की मृत्यु हुई थी, जो कि कलिंजर में हुई थी और किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी फ्रेंड? शेर खां की। ठीक है, इसके बाद कहता है कलिंजर का जो शासक था वो कीरत सिंह था। शेर शाह का जो मकबरा है वो सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया। ठीक है, ऊंचे टीले पर जो निर्मित किया गया वो किसकी थी फ्रेंड्स? किला था, वो सासाराम में था और जो कि शेर शाह का मकबरा था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं शेर शाह के बारे में। तो देखिए, रोहतासगढ़ किला एक वुहान दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेर खां ने करवाया था। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि शेर खां ने किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया था। तो रोहतासगढ़ में जो किला है, किला एक वुहान यानी कि दिल्ली में वो है, उसमें फ्रेंड्स वो जो दिल्ली में नामक मस्जिद का निर्माण जो है वो शेर खां ने करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है शेर खां का उत्तराधिकारी कौन था? उसका पुत्र जो है इस्लाम शाह था। नेक्स्ट आता है कि शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। शेर शाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाए थे। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूरी नामक नगर बसाया था। ठीक है, ये जो फ्रेंड्स शेरसूरी नामक जो स्थान है, जो कि रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर इन्होंने क्या किया था? शेरसूरी नामक नगर का बसाया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है शेर शाह के समय जो है पैदावार का लगभग 1/3 भाग जो है वो लगान के रूप में किसको देना पड़ता था? वसूली किया जाता था। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत जो है वो शेर शाह ने किया था। नेक्स्ट कहता है शेर शाह जो है वो 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया गया। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत करवाई और मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह के समकालीन थे, जिन्होंने डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह के द्वारा किया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया शेर शाह सूरी ने यानी कि GT रोड अभी भी जो फेमस है, ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत करवाई थी किसने? शेर शाह सूरी ने करवाई थी और मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं शेर शाह के समकालीन थे। और जो फ्रेंड्स ये डाक प्रथा है इसका प्रचलन भी किसने करवाया था? शेर शाह सूरी द्वारा किया गया था। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे अकबर के समकालीन कौन कौन से शासक थे। ठीक है, इसके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अकबर के जो समकालीन शासक थे वो थे रानी एलिजाबेथ। ठीक है, कौन थे? एलिजाबेथ थे, जो कि 1558 से 1603 ईस्वी तक इनके समकालीन थे, जो कि कहाँ के थे? वो इंग्लैंड के थे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके शाह अब्बास जो है फ्रेंड्स 1588 ईस्वी से 1629 ईस्वी तक इनके समकालीन थे, जो कि ईरान में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है जार ईरान फोर्थ बेसिलियोविच, ये 1530 ईस्वी से 1584 ईस्वी तक इनके समकालीन रहते हैं, जो कि रूस के हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स जार ईरान फोर्थ बेलिसियास इवान दी टेरिबियलन नाम से कुख्यात थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स बात आती है अकबर के बारे में। अभी तक मैंने आपको किसके बारे में बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया मुगल सम्राट बाबर के बारे में। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया जो बाबर के पुत्र थे कौन थे? हुमायूं हुए, और हुमायूं के पुत्र के बारे में मैंने आपको बताया शेर शाह के बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं अकबर के बारे में। ठीक है, अकबर किसका पुत्र था? तो वो हुमायूं का पुत्र था। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे अकबर के बारे में। तो सम्राट अकबर का जो जन्म है वो 15 अक्टूबर
15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। और अकबर का बचपन का नाम क्या था? जलाल था। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ फ्रेंड्स से 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर का जो शिक्षा है फ्रेंड्स, ये अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। ठीक है, अकबर का जो शिक्षक था कौन था? अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। इसके बाद क्या होता है? बैरम खां जो है वो 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश कौन कौन से, अकबर ने कौन कौन से देश पे लड़ाई की थी और कौन कौन से देश को उन्होंने जीता था। ठीक है, एक एक करके मैं आपको सभी देशों के बारे में बताऊंगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं इन्होंने कौन कौन से प्रदेश जीते थे, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले इन्होंने मालवा पे लड़ाई की थी। मालवा, चुनार, गोंडवाना, आमेर, मेड़ता, मेवाड़, रणथंभौर, कलिंजर, मारवाड़, जेलसेफ। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा सबसे अधिक जो है प्रदेशों पर जीत जो हासिल किया था, ये किसने हासिल किया था? अकबर ने किया था। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है मालवा। ठीक है, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश कौन कौन से? तो सबसे पहले मैं मालवा के बारे में बात करूंगी। मालवा यानी कि फ्रेंड्स मालवा जो है इसके शासक कौन थे? बाज बहादुर थे। और इन्होंने फ्रेंड्स 1561 ईस्वी में, ठीक है 1521 वर्ष में 1561 ईस्वी में, और इसके जो मुगल सेनापति कौन थे? आदम खां थे, आदम खां पीर मोहम्मद। ठीक है, इनसे क्या किया था? जीता था। किसने? अकबर ने। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है चुनार। चुनार में भी क्या किया था? इसके शासक कौन थे? अफगानों का शासन था चुनार में। और 1562 ईस्वी में अब्दुल खां यहाँ के मुगल सेनापति थे और उनसे इन्होंने क्या किया था? अकबर ने जो है चुनार को भी जीत लिया था, चुनार प्रदेश को। उसके बाद आता है गोंडवाना। गोंडवाना फ्रेंड्स इन्होंने इसी तरीके से 1564 ईस्वी में जीता। इसके बाद आता है आमेर। आमेर जीता, मेवाड़ जीता, मेड़ता जीता। उसके बाद रणथंभौर आ गया, कलिंजर, मारवाड़, जैसलमेर, बिकनौर, गुजरात, बिहार एवं बंगाल। तो देखिए बिहार आप लोग ध्यान से, क्योंकि आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए जो बिहार है, बिहार एवं बंगाल। तो बिहार और बंगाल में फ्रेंड्स उस टाइम दाऊद खां का शासन था। और 1574 से 76 के बीच में मुनीम खां खाना जो थे वो मुगल सेनापति थे। कहाँ के? बिहार और बंगाल के। इन्होंने क्या किया? अकबर ने उनसे भी ये जो है बिहार और बंगाल को जीत लिया था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट प्रदेश कौन कौन से हैं। नेक्स्ट देखिए काबुल था, कश्मीर था, उड़ीसा, सिंध, बालूचिस्तान, कंधार। ये सभी प्रदेशों को क्या किया था? अकबर ने जीत लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड दक्षिण भारत। देखिए दक्षिण भारत में यहाँ पे क्या होता है? दक्षिण भारत के यहाँ पे क्रमशः दिया गया है प्रदेश शासक किसका किसका शासन था, कौन से वर्ष में, और इसके मुगल सेनापति कौन थे। तो देखिए खानदेश जो है फर्स्ट दिया गया। खानदेश प्रदेश के जो शासक थे वो अली खान थे 1591 ईस्वी में, और इसके मुगल सेनापति कौन थे? स्वेच्छा से अधीनता की स्वीकारी। ठीक है, इसके बाद कहता है दौलताबाद। दौलताबाद के शासक कौन थे? चांद बीबी थी, जो कि 1599 ईस्वी में। और ये इसके मुगल सेनापति कौन थे? तो मुराद, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल और अकबर थे। नेक्स्ट है कि अहमदनगर। अहमदनगर जो फ्रेंड्स है, अहमदनगर प्रदेश का शासक कौन था? तो बहादुर शाह चांद बीबी थी, जो कि 1600 ईस्वी में। ठीक है, और इसके सेनापति का नाम अभी नहीं दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है असीरगढ़। असीरगढ़ शासक कौन थे यहाँ पे? तो मीरन बहादुर थे, जो कि 1601 ईस्वी में। और अकबर जो है, अकबर यहाँ का अंतिम अभियान था। ठीक है, अकबर जो है असीरगढ़ का अंतिम अभियान था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ बात करेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो देखिए 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, अब मक्का की जो तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। ठीक है, बैरम खां की हत्या किसने की थी? तो मुबारक खान नामक युवक ने किया था। कहाँ पे की थी? तो मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर हत्या की थी बैरम खां की। ठीक है, इसके बाद कहता है कि 16 मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर दिया था। इसके बाद कहता है हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में अकबर की क्या हुई थी? अकबर की जीत हुई थी। और इस युद्ध में
मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं असफ खान ने किया था। तो जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, इसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, इस युद्ध में अकबर जीत गया था और महाराणा प्रताप जो है वो हार गया था। और इस युद्ध में क्या हुआ था, मुगल सेना का नेतृत्व जो है वो मान सिंह एवं असफ खान ने किया था और अकबर का जो सेनापति था कौन था, वो मान सिंह थे। ठीक है, तो नेक्स्ट कह रहा है कि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई फ्रेंड्स, वो 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद कह रहा है कि गुजरात विजय के दौरान अकबर जो है सर्वप्रथम पुर्तगालियों में मिला और यहीं उसने क्या किया, सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। किसको देखा था फ्रेंड्स, समुद्र को देखा था। नेक्स्ट कह रहा है, यहाँ पे नोट दिया गया है, गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। ठीक है, गुजरात अभियान को जो है इतिहासकारों ने, स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा गया है। अब देखिए इसके आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, अकबर ने अपने जीवन काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे, उसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत किसने किया था, तो 1562 ईस्वी में फ्रेंड्स अकबर ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है अकबर को हरम दल से मुक्ति जो है फ्रेंड्स, ये भी जो कार्य किसने किया था, 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है तीर्थ यात्रा कर समाप्त करना। तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगाए जाते थे उस टैक्स को क्या किया, समाप्त किया गया। तो ये भी जो फ्रेंड्स हुआ ये 1563 ईस्वी में अकबर के ही शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है जजिया कर समाप्त करना। तो जजिया कर जो फ्रेंड्स समाप्त किया गया था, ये भी अकबर ने समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट आता है फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण करना। तो 1571 ईस्वी में ये भी किसने किया था, तो ये भी फ्रेंड्स अकबर के ही शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है इबादत खाने की स्थापना। इबादत खाने की स्थापना 1557 ईस्वी में हुई थी, जो कि अकबर के द्वारा हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट कहता है मजहर की घोषणा। मजहर की घोषणा जो है फ्रेंड्स 1589 ईस्वी में हुई थी, जो कि अकबर के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है दीन ए इलाही की स्थापना। तो देखिए जो दीन ए इलाही की स्थापना है ये भी अकबर के द्वारा हुई थी और इन्होंने कब करवाई थी दीन ए इलाही की स्थापना, तो 1582 ईस्वी में करवाई थी। इसके बाद है इलाही संवंत की शुरुआत। तो इलाही संवंत की जो शुरुआत है फ्रेंड्स ये भी 1583 ईस्वी में हुई थी और ये भी किसके शासनकाल में हुई थी, अकबर ने करवाई थी। नेक्स्ट है कि राजधानी लाहौर स्थानांतरित करना। राजधानी लाहौर में स्थानांतरित भी किसने किया था, अकबर मुगल बादशाह ने किया था, जो कि 1585 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है कि दीन ए इलाही धर्म का जो प्रधान होता है वो पुरोहित यानी कि अकबर था और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था, बीरबल था। अकबर के जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, जो अकबर के जैन धर्म के कौन थे, जैनाचार्य थे हरि विजय सूरी, उनको जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे आपके सामने आ गया। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी और अकबर के दीवान राज टोडरमल खन्नी जाति के 1580 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, दहमाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। इसके बाद कह रहे हैं अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था, तानसेन था और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, तो अब्दुल समद थे। इसके बाद कह रहा है दसवंत एवं बासावान अकबर के दरबार के चित्रकार थे। तो देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अकबर के दीवान का जो खास था कौन था, जो उनकी दीवान खास का जो व्यवस्था देखता था वो राजा टोडरमल खन्नी जाति के 1580 ईस्वी में धमाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था इन्होंने। और इनके जो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे और इनके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार जो कला बनाते थे वो अब्दुल समद थे। इसके बाद बात आती है इनके चित्रकार कौन थे इनके अकबर के दरबार के, तो वो दसवंत और बसावान अकबर के दरबार के चित्रकार थे। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर और बाबा रामदास एवं बेजू बबरा थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी, मनसबदारी प्रथा थी।
ठीक है। इनके जो शासनकाल की प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता क्या थी, मनसबदारी थी। इसके बाद नेक्स्ट कहता है कि अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत सेम जो हैं सलीम चिश्ती थे। ठीक है, अकबर के जो समकालीन थे सूफी संत सलीम चिश्ती जो थे, और आपको पता होगा फ्रेंड्स जो सलीम चिश्ती हैं वहीं पे इनको जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई थी। तो अकबर की मृत्यु फ्रेंड्स कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी, और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया है। अकबर को कहाँ दफनाया गया है, तो सिकंदरा में दफनाया गया है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला। ये सभी किसके स्थापत्य काल हैं फ्रेंड्स, स्थापत्य कला है के क्षेत्र अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो ये सभी फ्रेंड्स अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जैसे कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, और इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। ये सभी फ्रेंड्स किसके स्थापत्य काल के समय के हैं, तो ये सभी अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। ओके, तो आप सभी बताइए यहाँ तक की जो क्लास है आप सभी को समझ में आई। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है। इसके बाद जो फ्रेंड्स आपकी नेक्स्ट क्लास चलने वाली है उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगी बीपीएससी का, ठीक है। डेली में एक क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगी। अगर नहीं हो पाएगा तो एक दिन में मैं 2 दिन में एक क्वेश्चन पेपर तो पक्का मैं आपको सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है 150 प्रश्न का पूरा पेपर होता है, जिसमें से जो 30 नंबर का पेपर होता है आपका, पहले स्टार्टिंग का 30 नंबर जो होता है उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश रहती है, 8 नंबर की इंग्लिश रहती है और 22 नंबर की आपकी हिंदी रहती है, ठीक है। लैंग्वेज उसमें आपको 9-10 नंबर लाना अनिवार्य रहता है। और इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका 120 नंबर का जो रहता है पेपर, जिसमें आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, ये सभी चीज़ें आपकी आती हैं उसमें, ठीक है। संस्कृत, सभी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती हैं, तो उसी से आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। जितना अच्छा नंबर आप स्कोर करोगे उतनी अच्छी आपकी हाई मेरिट बनेगी और उसी हिसाब से आपको सिलेक्शन भी मिलेगा बीपीएससी में। ओके, तो चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है, अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न इस प्रकार थे। तो देखिए अकबर के दरबार के जो 9 रत्न थे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो अकबर के 9 रत्न कौन कौन थे पहले मैं आपको बता दूं। देखिए अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। ये कौन थे, ये अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे, ठीक है। अब देखिए जो अबुल फजल थे 1551 से 1602 ईस्वी तक थे। फैजी जो हैं ये 1547 से 1595 ईस्वी तक थे। इसके बाद तानसेन हैं, बीरबल जो कि फ्रेंड्स 1528 से 1583 ईस्वी तक। टोडरमल हैं, राजा मान सिंह हैं, अब्दुल रहीम खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी था, ठीक है। अबुल फजल का बड़ा भाई कौन था, फैजी था, और अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि अबुल फजल के अकबरनामा ग्रंथ की जो रचना की किसने की थी, वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था, ठीक है। जो अबुल फजल के अकबरनामा ग्रंथ की रचना किया था वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। इसके बाद कहता है बीरबल का जो है फ्रेंड्स बचपन का नाम महेश दास था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म जो है 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इसका असली नाम रामतनु पांडे था। और इनकी प्रमुख कृतियां कौन सी थी, मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हार आदि। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है, कंठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दे दी थी। नेक्स्ट कह रहा है कि तानसेन जो है वो अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे, ठीक है। रामचंद्र के किसके आश्रय में थे, राम आश्रय में थे, ठीक है। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट मैं आगे बढ़ाती हूँ आपको। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि अकबर के काल में, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ यहाँ पे दिया गया है अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे और एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, ठीक है। जबकि कुछ विद्वान जो हैं वो हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। और यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा
भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दे दी थी। अब देखिए यहाँ बात होती है यूसुफ जाइयों की। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। ठीक है, जो यूसुफ जाइयों थे इनके विद्रोह को दबाने के लिए क्या हुई थी, बीरबल की हत्या हो गई थी। अब नेक्स्ट कह रहा है 1602 ईस्वी में सलीम जो है वो जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे और अबुल फजल को रास्ते में क्या हुआ था, वीर सिंह बुंदेल नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीम खां, अब्दुल कादिर बदायून तथा शेष सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रज्जम नामा युद्धों की पुस्तक रखा। ठीक है, जो फ्रेंड्स मुगल सम्राट अकबर थे इन्होंने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो नकीम खां थे वो अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम जो है रज्जम नामा युद्धों की पुस्तक रखा। ओके, तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है षड्यंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज़ा ने यार ए दानिश नाम से किया था। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं जो हाजी थे, हाजी इब्राहिम सरहिंद ने अर्थवेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगिनी का, अब्दुल रहीम खान ने तुजुक ए बाबरी का तथा फैज़ी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, फिर क्या होता है, जो फैज़ी ने नल दयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। नेक्स्ट कह रहा है अकबर के काल को हिंद साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के काल को जो है फ्रेंड्स वो हिंद साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट कह रहा है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है वो अकबर ने गुजरात में जीत के उपलब्ध में करवाया था। नेक्स्ट कह रहा है चार बाग बनाने की परंपरा जो है वो अकबर के समय शुरू हुई थी। इसके बाद कहते हैं कि अकबर ने सीरी कलम की उपाधि जो है वो अब्दुस्मत को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीर को दिया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि मुगल की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी, फारसी थी। अकबर जो है वो नकारा नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जितना मैंने आपको पढ़ाया ये सभी जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मुगल सम्राट से, भक्ति आंदोलन से सबसे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स मैंने आपको भक्ति आंदोलन और मुगल साम्राज्य बताया है पूरा अच्छे से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें फ्रेंड्स मैं आगे का बताऊंगी जहांगीर के बारे में। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और कल से फ्रेंड्स देखना मैं आपको 1-1 घंटे का जो है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी बीपीएससी का। ठीक है।